आज तक आजकल कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए आपकी इस चीज़ की आपको बेसिक तकरीबन पता होनी चाहिए, और इसीलिए हमने कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में ये लेक्चर रखा है। सो इसमें हम सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। हार्डवेयर में हम सीपीयू को डिस्कस करेंगे, इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे और स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, और कंप्यूटर के इंटरनल हार्ड ड्राइव में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे उनको हम पढ़ते हैं। और उसके बाद हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या होती हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम विंडोज़ कर रहे होते हैं ये क्या होता है। और उसके बाद हम विंडोज़ को इंस्टॉल भी करके देखेंगे। ये पहले 2 स्टेप्स थ्योरी के हैं, इनमें हम सिर्फ तकरीबन पढ़ेंगे। आगे विंडोज़ इंस्टॉलेशन में प्रैक्टिकल थोड़ा सा आ जाएगा, आपको हम बताएंगे कि कैसे विंडोज़ इंस्टॉल करनी है। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी आपको बताएंगे। आज हम आपको ऑफिस इंस्टॉल करना सिखाएंगे, और कोई भी सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट से कैसे मिलेगा या कहाँ से डाउनलोड करना है, आपने कैसे डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये हम इस लेक्चर में सारा कुछ आज कवर करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले हार्डवेयर पे आ जाते हैं। हार्डवेयर क्या होती है? कंप्यूटर की हार्डवेयर में जो भी चीज़ आप फिजिकली टच कर सकते हैं ना, उसे हार्डवेयर कहा जाता है कंप्यूटर की हार्डवेयर में। इसमें माउस कीबोर्ड वगैरह आ जाते हैं, मॉनिटर, कोई भी चीज़ आप टच कर सकते हैं फिजिकली, उसे हार्डवेयर कहते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता, आप सॉफ्टवेयर को फिजिकली टच नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर के अंदर ही होता है। तो हार्डवेयर में 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं और इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में आपके पास जो भी चीज़ कंप्यूटर के बाहर आपको नज़र आ रही होती है, यानी कि आपके पास एक सिस्टम होता है जिसे आप सीपीयू भी कहते हैं आमतौर पे लोग, और भी चीज़ें कहा कहा जाता है। जो भी आप उसके चीज़ बाहर होती है ना, वो हार्ड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में आती है। इसमें मॉनिटर भी आ जाता है, कीबोर्ड भी आ जाता है, माउस भी आता है, प्रिंटर भी आता है, स्कैनर, कोई भी एक्सटर्नल कंपोनेंट है, यूएसबी वगैरह जो कि आप कंप्यूटर के बाहर आपको नज़र आ रही है, वो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में आ जाती हैं वो चीज़ें। आगे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में मज़ीद चीज़ें इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनको आप इस्तेमाल करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कंप्यूटर के डायरेक्टली आप कम्युनिकेट तो नहीं कर सकते, कोई आपको डिवाइसेस चाहिए होती हैं। तो इनमें सबसे पहले कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, इसका आपको पता ही होगा, आपने देखे भी होंगे आई होप। और माइक्रोफोन जिससे आप रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेते हैं। इससे आप कंप्यूटर को कोई ना कोई इनपुट दे रहे होते हैं, इस वजह से इनपुट डिवाइसेस होती हैं। माउस से आप ये कर्सर को कंट्रोल करते हैं, कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं और आपको फिर आउटपुट्स मॉनिटर पे मिलता है जो भी आप वर्ड टाइप करते हैं। इसके बाद स्कैनर आता है, स्कैनर में आप कोई भी चीज़ स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद बारकोड रीडर, जो शॉपिंग मॉल्स पे आपने देखे होंगे, जो बारकोड रीड करते हैं और उसकी प्राइस कंप्यूटर पे हमें शो हो जाती है। वेब कैम आते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, इसमें फेस फेस स्कैनर होते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइसेस में आती हैं। उसके बाद स्टाइलस होता है, ये पेन होता है और टैबलेट इसके साथ मिलता है, जिससे आप लिखने के लिए या कंप्यूटर में कोई भी डिज़ाइनिंग का काम आपने करना है या ड्रा करना है, तो ये इस स्टाइलस पेन वगैरह को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस आती हैं। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, जिसमें आप कोई भी आउटपुट आपको शो हो रही हो, वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। क्योंकि मॉनिटर पे आपको सारा कुछ जो भी कंप्यूटर के अंदर चल रहा होता है, वो इमेजेस आपको इधर हमें शो हो रही होती हैं। तो ये मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर में आपको प्रिंट करके चीज़ को बाहर निकालते हैं, जो भी आप पेपर पे प्रिंट करते हैं वो बाहर आता है, वो आउटपुट हमें दे रहा होता है कुछ ना कुछ। तो इसलिए प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। और स्पीकर से हमें साउंड की आउटपुट मिल रही होती है, तो इसलिए स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर के एक्सटर्नल कंपोनेंट्स थे। आगे इंटरनल कंपोनेंट्स को हम समझ मेन जो बेसिकली आपने कंप्यूटर को अगर समझना है तो इंटरनल कंपोनेंट्स का आपको पता होना चाहिए, ये कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो काम कैसे करते हैं, फिर ये आपको पता लगेगा कंप्यूटर कैसे काम करता है। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स तो वो बाहर से चीज़ें आप अटैच करते जाते हैं, वो डिफरेंट डिवाइसेस जैसे हमने आप डिस्कस की हैं पहले। तो सबसे पहले इधर मदरबोर्ड आ जाता है इंटरनल कंपोनेंट्स में। मदरबोर्ड बेसिकली एक बड़ा सा बोर्ड होता है जो सिस्टम में लगा होता है। मदरबोर्ड को एक इसमें आप में वर्ड में देख सकते हैं कि मदरबोर्ड कहा जाता है। मदर का मतलब माँ होता है और बोर्ड ये बड़ा सा बोर्ड होता है। इसमें सारी चीज़ें अटैच होती हैं, जो आपकी सीपीयू है, आपकी रैम है, आपका ग्राफिक्स कार्ड है, आपकी पावर सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसी में अटैच होंगी, और इसके बगैर आपका कंप्यूटर
चल ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी होता है अगर कोई भी चीज़ आपने अटैच करनी है तो ये आपका ज़रूरी होता है। आगे इसके बाद इस तरह का आपका सिस्टम होता है आमतौर पे। इसको आप ओपन करें तो आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स नज़र आएंगे। इनमें सबसे पहले हम इंटरनल कंपोनेंट्स को कुछ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें सीपीयू नज़र आता है। इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके नीचे सीपीयू होगा। सीपीयू एक छोटी सी चिप होती है। आमतौर पे हम कुछ लोग भी कहते हैं कि पूरे सिस्टम को ये सीपीयू कह रहे होते हैं। ये पूरा सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर या कहते हैं इसे, या सिस्टम भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसे सीपीयू नहीं कहते। सीपीयू सिर्फ एक चिप होती है इसके अंदर, जो छोटी सी आपको बड़ी होकर इस साइड पे नज़र आ भी रही होगी। इसके अलावा सीपीयू कोई नहीं होता, यही सीपीयू होता है। और ये ऊपर जो इसके लगा हुआ है, ये आमतौर पे अगर आप अपना सिस्टम खोल के देखेंगे तो उसमें आपको फ़ैन नज़र आएगा, लेकिन इधर रेडिएटर लगा हुआ है, फ़ैन नहीं लगा हुआ। ये सीपीयू को कूल रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे सीपीयू काम कैसे करता है या क्या काम होता है इसका सिस्टम में। सीपीयू को आमतौर पे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, जो क्योंकि कंप्यूटर में बेसिकली सीपीयू कैलकुलेशंस कर रहा होता है। पिछले वक्त में भी ये कंप्यूटर एक कैलकुलेटर ही था। आज भी बहुत एडवांस हो गया है, लेकिन सीपीयू करता भी कैलकुलेशंस ही है। वो कैलकुलेशन वो अलग बात है कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गई हुई हैं, तो अभी भी सीपीयू कैलकुलेशंस ही कर रहा होता है। तो सारी जो इंस्ट्रक्शन हम रैम से लेते हैं वो सीपीयू पे जाती हैं, और आगे सीपीयू हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करके हमें शो करता है। ये सीपीयू के बगैर आपका कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो सकता। तो इसमें दो टर्म्स इस्तेमाल हम करते हैं अगर आप सीपीयू को ख़रीदने जाएं या आपने बाय करना है, तो सीपीयू क्लॉक स्पीड आपको बताएंगे या कोर्स बताएंगे। अगर आपने मोबाइल के सीपीयूज भी देखे हों या कोई मोबाइल पे ऐड आया, मोबाइल मोबाइल का ऐड आपने टीवी पे देखा हो, वो शो कर रहे होते हैं कि इस मोबाइल में क्वाड कोर सीपीयू है या ऑक्टा कोर सीपीयू है। तो उसका मतलब क्या होता है बेसिकली? उसका मतलब ये होता है कि उसमें एक सीपीयू में ऑक्टा कोर का मतलब है 8 कोर्स लगे हुए हैं। 8 कोर्स का क्या मतलब है? जो पहले सीपीयू शुरू में होते थे वो सिंगल कोर था, तो इसका कोर एक बढ़ाने से, डबल कोर करने से, डुअल कोर करने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम मल्टीटास्किंग, यानी कि एक एप्लीकेशन के साथ दूसरी एप्लीकेशन आसानी के साथ रन कर सकते हैं। कोर का बेसिकली फ़ायदा ये होता है। इसके बाद इसकी डेप्थ में चले जाएं तो चीज़ें और भी हमें ये कोर्स फ़ायदा देते हैं, पर बेसिकली इसका फ़ायदा हमें यही होता है कि ये हमें मल्टीटास्किंग में मदद देता है। आगे क्लॉक स्पीड होती है सीपीयू की। ये आमतौर पे हम गीगाहर्ट्ज़ में मेजर करते हैं। गीगाहर्ट्ज़ आजकल, पहले मेगाहर्ट्ज़ में होती थी, और हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। इसको मेरे ख्याल से डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका सीपीयू ज़्यादा स्पीड से काम करेगा। उसके बाद हमारे पास रैम आ जाती है। ये जो आपकी स्टिक्स लगी होती हैं कंप्यूटर के अंदर, इन्हें हम रैम कहते हैं। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बेसिकली रैम क्या होती है? रैम की ज़रूरत क्यों होती है हमें सिस्टम में? रैम मेमोरी होती है आपके कंप्यूटर की। कंप्यूटर में अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो वो रैम है। रैम सबसे फास्ट मेमोरी कंप्यूटर की है। तो इसमें आपकी कोई भी एप्लीकेशन जो चल रही होती है, अगर आपने गेम को ही ओपन किया मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, कोई गेम ओपन किया, या आपने वेब ब्राउज़र ओपन किया, कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया, जो चीज़ ओपन हो गई है ना, वो उसी वक्त रैम के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यानी कि जो भी एप्लीकेशन आपकी चल रही होती है वो रैम के अंदर स्टोर होती है। रैम के अंदर स्टोर क्यों की जाती है? इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि सीपीयू को इंस्ट्रक्शन रैम से मिलती हैं। तो रैम अगर आपकी फास्ट नहीं होगी तो सीपीयू फिर काम इतनी फास्ट से नहीं कर सकेगा, बैठा रहेगा फारिग ही। तो इसलिए रैम हमें फास्ट मेमोरी चाहिए होती है, जो जल्दी से जल्दी सीपीयू को आगे इंस्ट्रक्शन दे सके और सीपीयू आगे हमें काम दे सके। तो रैम आपकी फास्ट होनी चाहिए। रैम आपकी रैम उसके बाद इसके बाद शायद आपका क्वेश्चन आए कि अगर रैम बहुत फास्ट मेमोरी है तो हम रैम को ही अपनी चीज़ें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते। तो इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है रैम का, कि रैम वोलाटाइल है। वोलाटाइल का क्या मतलब है? कि जब भी आप कंप्यूटर अपना शट डाउन करते हैं ना, या कंप्यूटर बंद करते हैं, या मोबाइल आपका बंद होता है,
तो रैम में जितनी भी एप्लीकेशन हैं जो या जो भी डाटा आपने रैम पे स्टोर किया हुआ है वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो दोबारा से अब आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, जब चलता है तो रैम बिल्कुल खाली होती है। तो इसलिए आप इसको कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आपका कंप्यूटर शट डाउन होगा तो इसमें से सारा डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम हार्ड ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम स्टोरेज डिवाइसेस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ग्राफिक्स कार्ड आता है हमारे पास। ग्राफिक्स कार्ड आजकल के सिस्टम में तकरीबन हर एक में लगा होता है, इसकी ज़रूरत भी होती है। शायद आपके सिस्टम में ना लगा हो ये कंपोनेंट। इसकी ज़रूरत इसलिए हमें होती है कि जो भी हमें मॉनिटर पे चीज़ें इमेजेस शो हो रही होती हैं, ये ग्राफिक कार्ड हमें शो कर रहा होता है। ग्राफिक कार्ड ये सारी इमेजेस शो करता है। ये पिक्सल्स से बनी होती हैं इमेजेस, और ये इमेजेस हमें ग्राफिक कार्ड शो कर रहा होता है। इसकी बेसिकली ज़रूरत हमें इसीलिए पेश आई। जैसे ये इमेज आप देख रहे हैं, इधर इमेज मैंने आपको शो की है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये रियल लाइफ इमेज नहीं है, ये कंप्यूटर पे ही डिज़ाइन की गई है कार, और कंप्यूटर पे ही रेंडर की गई है। तो ग्राफिक कार्ड ने इसको रेंडर करने के लिए इसको रेंडर करने का टाइम बहुत ही कम कर दिया है। जैसे अगर आप सीपीयू पे इस पर इसको रेंडर करते हैं तो ये तकरीबन इमेज इस तरह का रिजल्ट शो करने के लिए आपको सीपीयू, आपका कोई अच्छा सीपीयू भी 12 से 20 घंटे ले जाएगा। तो कोई अच्छा ग्राफिक्स कार्ड इसी इमेज को शो करने के लिए आपको 1 घंटे के अंदर अंदर इस तरह की इमेज शो कर देगा। इसीलिए हम ग्राफिक कार्ड अलग से इस्तेमाल करते हैं और सीपीयू इसकी जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि इनके कंपोनेंट्स तकरीबन सेम ही होते हैं। सीपीयू के ऊपर भी फ़ैन लगा होता है सीपीयू को कूल रखने के लिए, और ग्राफिक कार्ड के ऊपर ये फ़ैन ही लगा हुआ है इसको कूलिंग के लिए। और इसके ग्राफिक कार्ड के अंदर भी एक चिप होती है जिसको हम जीपीयू कहते हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। और वही चिप तकरीबन सीपीयू की तरह की होती है, और ग्राफिक कार्ड का पीछे नीचे ये अपना एक बोर्ड होता है। ये ग्राफिक कार्ड हो गया हमारा। इसके बाद अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ तो आप ये सोच रहे हो कि हमारे सिस्टम पे कैसे मुझे ये शो हो रही हैं। तो सीपीयू के अंदर भी आपका एक ग्राफिक कार्ड होता है जो कि जीपीयू होता है, जो इंटरनल होता है। वो भी आपका बेसिक चीज़ों में काम दे देता है, लेकिन ज़्यादा हाई क्वालिटी चीज़ों पे वो काम नहीं करता। उसके बाद हमारी पावर सप्लाई आ जाती है। पावर सप्लाई का ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। पूरे सिस्टम को आपकी पावर जो भी सप्लाई करती है वो पावर सप्लाई ही करती है। ये डायरेक्टली इसकी वायर कनेक्टेड होती है मदरबोर्ड के साथ, और मदरबोर्ड के साथ बाकी सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। ये मदरबोर्ड को पावर देती है, उधर से सारी पावर हमें सिस्टम को मिल रही होती है। इसकी आप पावर वाट्स में मेजर करते हैं। कोई भी आप पावर सप्लाई बाय करने जाएं तो वो वाट्स में आपको बताएंगे कि आपको इतने वाट कितने वाट की पावर सप्लाई चाहिए। अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ तो नॉर्मल सिस्टम है, यानी कि आपका कोई वर्क के लिए, तो उसमें तकरीबन 250 वाट की पावर सप्लाई लगी होगी। अगर आपका ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो आपको ज़्यादा पावर चाहिए होगी। तो अगर अच्छा ग्राफिक कार्ड है तो तकरीबन 450-500 वाट की पावर सप्लाई आपको रिक्वायर्ड होगी। तो इसी हिसाब से सारी चीज़ें काम करेंगी। इसके बाद हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास रैम आती है। रैम हमने पहले से डिस्कस कर लिया, तो इधर हम रैम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आगे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास हार्ड डिस्क होती है और एसएसडी होती है। ये दोनों जो हम पहले से काफ़ी देर से इन दोनों चीज़ों को हम हार्ड डिस्क को तो काफ़ी पुरानी है और एसएसडी इतनी पुरानी नहीं है। इन दोनों को हम मेमोरी कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एसएसडी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और हार्ड ड्राइव बहुत स्लो होती है एसएसडी से कंपैरिजन से। तो इसलिए हम अगर कोई एसएसडी इस्तेमाल कर सकता है तो उसे एसएसडी इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। हार्ड हार्ड डिस्क का एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें मूवेबल पार्ट्स लगे होते हैं। ये मेमोरी इस तरह काम करती है कि ये डिस्क जो है आपकी, ये ग्लास सा लगा हुआ ऊपर, ये रोटेट करता है, और ये रीडिंग नीडल है, इससे डाटा रीड करती है, जैसे आपकी कोई भी डिस्क काम करती है। इससे डाटा रीड होता है फिर आपको, इसलिए ये प्रोसेस तकरीबन थोड़ा स्लो होता है। जबकि एसएसडी में कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता, सारे स्टैटिक पार्ट होते हैं, इसीलिए इसे सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है। और ये काफ़ी हद तक फास्ट होती है। अगर ये काम कैसे करती हैं, ये डेप्थ का टॉपिक है,
और उसमें हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में कोई भी डिवाइस है जो आप कंप्यूटर से एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकें। इसमें आपकी एक्सटर्नल एसएसडी, एक्सटर्नल एचडीडी, हार्ड ड्राइव्स आ जाती हैं। हार्ड ड्राइव्स एक तो इंटरनल लगी होती है कंप्यूटर के अंदर, और एक आप बाहर से बाय कर सकते हैं जो कि एक्सटर्नली आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और उनमें एसएसडी भी आपको मिल जाती है। उसके बाद दूसरी टाइप है इसकी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में आपके पास यूएसबीज आ जाती हैं और मेमोरी कार्ड्स आ जाते हैं जो कि आप एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपना डाटा ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड यूजुअली मोबाइल में यूज़ होता है और कैमरास में। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क्स हैं। ये आपने देखी होंगी, उनको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तकरीबन काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही हैं। जो नए लैपटॉप्स आप देखेंगे उनमें आपको ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव नहीं मिलेगी, तो ये लगाने का ऑप्शन नहीं होगा। ये फ़िलहाल आजकल आप देखें तो प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स के अलावा ये डिस्क कहीं भी यूज़ नहीं हो रही। इसके बाद क्लाउड स्टोरेज आ जाती है। एक्सटर्नली स्टोरेज करने के लिए जो सबसे हमारे पास लास्ट है क्लाउड स्टोरेज है। बाकी चीज़ें आपने शायद देखी हुई हो। क्लाउड स्टोरेज थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है इधर, तो इसे हम देख लेते हैं कि क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। क्लाउड स्टोरेज बेसिकली इंटरनेट पे आपको एक स्पेस दी जाती है। किसी और के कंप्यूटर पे, किसी और के सर्वर पे आपको स्पेस दी जाती है जहाँ पे आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये आपको गूगल भी ये प्रोवाइड करता है ये सर्विसेज, अमेज़न भी करता है, और भी बहुत सारी कंपनीज ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसकी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एक्सेसिबिलिटी। आप कहीं पे भी बैठ के क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। आपने अपना डाटा कोई सेव किया हुआ है, वो आपने फ़र्ज़ करेंगे लाहौर में बैठ के किया है या किसी और लोकेशन में बैठ के सेव किया है, वो आपको सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत होगी, आप किसी और मुल्क जाके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। जबकि कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम नहीं होता, वो आपको लैपटॉप हमेशा साथ रखना पड़ता है। उसके बाद ये लेस एक्सपेंसिव होती है। ये आपको अगर पूरा कंप्यूटर बाय करेंगे उसमें हार्ड ड्राइव्स वगैरह का खर्चा अलग होगा, लेकिन इसमें आपको सिर्फ स्टोरेज बाय करनी पड़ेगी। आपको अमेज़न को पे करना पड़ेगा, वो कितने गीगाबाइट्स आप स्टोरेज उनसे बाय कर रहे हैं, तो वो आपको उतनी स्टोरेज प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद उसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपका अगर अमेज़न में आपने यूज़ कर रहे हैं अमेज़न की क्लाउड स्टोरेज, तो अमेज़न हैक हो गई है तो आपका डाटा इंटरनेट पे जाने का खदशा होता है। तो इसीलिए फ़िलहाल माइक माइक अपने प्लीज़ म्यूट रखें। उसके बाद हम हार्डवेयर के बाद हम सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। माइक अपने प्लीज़ ज़रा म्यूट रखें, वरना मुझे म्यूट करने पड़ेंगे इधर से सबके माइक। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। पांडा आप ही म्यूट कर दे सर। चले मैं कर ऐसे ही करना सर जी, आप सबके माइक म्यूट कर दें काइंडली। ओके। सर सबके म्यूट ना करें, सिर्फ उसी का म्यूट करें आप। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। हार्डवेयर हमारा तकरीबन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। उसमें डेप्थ में जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, उस पर चैप्टर्स लोगों ने लिखे हुए हैं, पर इतनी ज़्यादा डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक आपके कंपोनेंट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं, और आगे भी क्वेश्चंस में आप पूछ सकते हैं उनके बारे में बाद में, अगर कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो। सॉफ्टवेयर हमारा क्या, बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर ये होता है कि जो हार्डवेयर को हम कंट्रोल करते हैं ना, ह्यूमन उसे सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही कंट्रोल करता है। तो हार्डवेयर और ह्यूमन के दरमियान जो एक
मीडियम होता है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, वो सॉफ्टवेयर होता है। इसकी बेसिक डेफिनेशन ये हो सकती है। किताबों वाली डेफिनेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आप उधर भी पढ़ सकते थे, इंटरनेट पे भी पढ़ सकते थे, इसलिए। आगे सॉफ्टवेयर में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो कंप्यूटर के साथ, जो हार्डवेयर के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, कोई भी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि अगर हमने अपनी अपनी रैम से कोई काम लेना है या सीपीयू से कोई काम लेना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी उनके लिए। हम इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से बताएंगे सॉफ्टवेयर को कि हमें ये काम चाहिए, वो आगे से हार्डवेयर को बताएगा फिर। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपने विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, विंडोज़ या लिनक्स या मैक अगर किसी ने यूज़ किया तो मैकिन्टॉश होता है उस पर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सबसे जो सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ना, उसी पे लाई करता है कि कंप्यूटर और हार्डवेयर के से हमें इंटरेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले हमारे पास हार्ड ड्राइव आती है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ऊपर, फिर आगे एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी ऐप जो कंप्यूटर से काम लेने के लिए, और आगे फिर यूज़र होता है, यानी कि यूज़र कमांड देता है एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन आगे ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम आगे हमारी हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं। ड्राइवर्स आपने काफ़ी सुना होगा कि कोई भी आप नई विंडोज़ इंस्टॉल करें तो आपका वाईफाई का ड्राइवर काम नहीं कर रहा या प्रिंटर का ड्राइवर काम नहीं कर रहा, या कोई भी आपने ऐसा सुना होगा। ड्राइवर बेसिकली जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं ना, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, जो कि अगर आपने प्रिंटर बाय किया तो एचपी का प्रिंटर बाय किया तो एचपी ने ही वो उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया होगा, जिस सॉफ्टवेयर से आप उस प्रिंटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर हमें अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर हम वो प्रिंटर कंट्रोल कर सकेंगे। तो इसके उन्हें हम ड्राइवर्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फर्मवेयर आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और फर्मवेयर में डिफरेंस तकरीबन ये सेम होता है, और डिफरेंस इनमें ये होता है कि फर्मवेयर डिवाइस में पहले से ही होता है और इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम को आप चेंज कर सकते हैं। मैं अपना इधर से विंडोज़ को हटा के लिनक्स इंस्टॉल कर सकता हूँ, या विंडोज़ 10 को हटा के विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर सकता हूँ। जबकि फर्मवेयर अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो वो एंड्रॉयड ही रहेगा, उस पर आप एप्पल इंस्टॉल नहीं कर सकते या iOS इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसके तरीके हैं, उसकी डेप्थ में चला जाएगा। अगर आपको इंस्टॉल करना भी है, एंड्रॉयड आप रिमूव करेंगे, कोई और एंड्रॉयड सिस्टम इंस्टॉल कर रहेंगे, वो रहेगा एंड्रॉयड ही, वो चेंज नहीं हो सकता। फर्मवेयर की एग्जांपल है। उसके बाद फर्मवेयर में बायोस भी आ जाते हैं, जो कि आपके मदरबोर्ड को हमने डिस्कस किया था, उसका एक सॉफ्टवेयर होता है। उसको मदरबोर्ड को आपको कंट्रोल करने के लिए वो भी मदरबोर्ड के ऊपर पहले से इंस्टॉल किया होता है, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि कोई भी हमारा काम कंप्यूटर से हमने लेना है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी काम हमने कंप्लीट करना है। इनमें सबसे पहले वर्ड आ जाता है। वर्ड अगर एग्जांपल देखें तो वर्ड पे आप कोई भी टाइप कर सकते हैं, चीज़ राइट कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, कोई भी टाइपिंग वगैरह करनी है उसके लिए वर्ड प्रोसेसर्स इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन पे आप अपनी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद वेब ब्राउज़र्स होते हैं जिन पे आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं, जो भी आप टास्क कंप्लीट करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं। जितने भी सारे तकरीबन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही आपको मिलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर से आपका इतना वाला नहीं पड़ेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही आपको देखने पड़ेंगे सारे। इसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर भी तकरीबन क्लियर हो गया है। उसके बाद हम विंडोज़ को इंस्टॉलेशन की बात करेंगे, क्योंकि वो थ्योरी थी तो काफ़ी आप ज़्यादा बोर भी हो गए होंगे उससे, तो उसको सारी को याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तकरीबन आप उसे एक दफ़ा पढ़ लें, उसके बाद भी पढ़ लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी पूछ लीजिएगा। तो हम प्रैक्टिकल पे आते हैं थोड़ा। तो विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है।
आमतौर पे विंडोज़ मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा है कि लड़के कह रहे होते हैं कि विंडोज़ इंस्टॉल कर दो मुझे। ये प्रोसेस बिल्कुल ही आसान है, जब हम आपको बताएँगे आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल सा प्रोसेस है विंडोज़ इंस्टॉल करने का। तो इसीलिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है या किसी को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए। तो पहले जो हम विंडोज़ इंस्टॉल करते थे वो हम सीडी-रोम्स या ऑप्टिकल डिस्क को यूज़ करते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल डिस्क तकरीबन कंप्यूटर पे ख़त्म ही हो गई हैं। तो आजकल हम विंडोज़ भी डिस्क से नहीं करते, जबकि हम इसके लिए हम यूएसबी इस्तेमाल करते हैं। तो विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको एक यूएसबी की ज़रूरत होगी। मिनिमम 4 जीबी उसका साइज़ होना चाहिए यूएसबी का। सिर्फ आपको यूएसबी ही चाहिए होगी। उसके बाद जो प्रोसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ इधर से। सबसे पहले आपने विंडोज़ को डाउनलोड करना है। विंडोज़ को डाउनलोड करने के लिए आपने इधर गूगल क्रोम पे जाना है। इधर अगर आप लिखेंगे विंडोज़, हमने 10 डाउनलोड करनी है, विंडोज़ 10, और इधर डाउनलोड आ गया है। विंडोज़ 10 को डाउनलोड करेंगे। आगे मैं इधर आपको डाउनलोडिंग का भी एक टिप देता जाऊँ कि जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड करने लगेंगे, गूगल पे आप जाएंगे, उधर सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे, आगे डाउनलोड लिखेंगे, तो उस सॉफ्टवेयर की एक ऑफिशियल वेबसाइट होगी जो कि सबसे ऊपर होगी, तकरीबन आमतौर पे सबसे ऊपर ही होती है। उसके बाद जो नीचे जितनी भी साइट्स होगी वो थर्ड पार्टी साइट्स होगी, यानी कि उनसे आपके कंप्यूटर में वायरस आने का भी ख़तरा होता है, तो इसलिए उन्हें अवॉइड ही करें। तो क्योंकि विंडो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, तो इधर microsoft.com लिखा हुआ है, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसलिए ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इधर हम चले जाएंगे विंडोज़ को डाउनलोड करने के लिए। इधर से इधर से आप विंडोज़ डाउनलोड टूल नाउ करेंगे और ये आपका टूल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे टूल की डाउनलोडिंग हो जाएगी। मैं इसको डाउनलोड नहीं करता फ़िलहाल, क्योंकि आगे वाला प्रोसेस मैं आपको स्टेप्स में बताऊंगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आपके पास, जब इसको आपकी डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद उस टूल को आपने ओपन करना है। उस टूल को आप ओपन करेंगे, उसके बाद आपको ये शो होगी स्क्रीन। ये स्क्रीन आपसे पूछेगी कि आपने पीसी को अपग्रेड करना है या इसमें आपने विंडोज़ की जो फाइल डाउनलोड करनी है। तो अपग्रेड आप कर सकते हैं, अगर आपकी विंडोज़ 7 है या 8 है या 8.1 है, उससे आप अपग्रेड करके विंडोज़ 10 पे आ सकते हैं। अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यूजुअली आप ये नहीं करते क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, ताकि आपके पास बाद में भी विंडोज़ सेव रहे। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पूछेगा लैंग्वेज वगैरह कौन सी सिलेक्ट करनी है। सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल। वो आपने विंडोज़ 10 का एडिशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 64 बिट, अगर आपका सीपीयू है तो 64 बिट विंडोज़, आमतौर पे आजकल जो सीपीयूज़ आ रहे हैं वो सारे 64 बिट ही हैं। अगर 32 और 64 बिट में आपने शायद सुना हो या शायद ना सुना हो, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं करता, और 64 बिट आप चूज़ कर लीजिएगा। अगर किसी का बहुत ही पुराना लैपटॉप है तो 32 बिट भी डाउनलोड कर सकता है। इसके बाद आपको पूछेगा कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव या फिर आईएसओ फाइल आपने डाउनलोड करनी है। तो अगर आप यूएसबी फ्लैश ड्राइव को करेंगे तो ये आपकी एक ही बार विंडो डाउनलोड होगी और आपकी सीधी यूएसबी में चली जाएगी। तो आप इसको बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि एक बार आपने यूएसबी को फॉर्मेट कर दिया तो विंडोज़ आपकी यूएसबी से ख़त्म हो जाएगी। तो बाद में अगर आपको दोबारा विंडोज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास फिर आपको दोबारा से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो नीचे वाला जो ऑप्शन है आईएसओ फाइल, वो अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल है जो वो सेव हो जाएगी विंडोज़ की, तो उसको आप फिर बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूएसबी में। जब भी आपकी विंडो में मसला है कोई, तो आप बाद में इसी फाइल को जो आपकी सेव हुई पड़ी है उसको विंडो यूएसबी में बूटेबल बनाएंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। आगे बूटेबल क्या है और इंस्टॉलेशन कैसे होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए हम एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इधर हम करेंगे उसका नाम रूफस है।
मैं आपको ये बताऊंगा कि इधर ये डाउनलोड कैसे करना है हमने सॉफ्टवेयर। आप गूगल पे जाएंगे पहले की तरह, इधर आप सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे RUFUS इसका नाम है, और आगे आप डाउनलोड लिख देंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है rufus.ai। इस पे आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, इधर आपने नीचे स्क्रॉल करना और इधर आपको पोर्टेबल वर्जन मिल जाएगा रूफस का। पोर्टेबल वो होता है कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को, जबकि पोर्टेबल वर्जन है जो वो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो आप सिर्फ डाउनलोड करेंगे, उसे ओपन कर सकते हैं उसी वक्त आप। तो इधर मैं पोर्टेबल डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मुझे इसे इंस्टॉल ना करना पड़े और उसी वक्त ओपन हो जाए। जब आपका ये ओपन हो जाएगा उसके बाद आपने USB को कनेक्ट कर लेना। USB को कनेक्ट करने के बाद ही आपके पास ये ऑप्शन वगैरह शो होंगे। अगर आपने USB कनेक्ट नहीं की हुई तो ये सॉफ्टवेयर कोई ऑप्शन आपको शो नहीं करेगा। सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर में आपको ऑप्शन मिलेगा कि विंडोज़ की फ़ाइल सेलेक्ट करने का। जो आपने विंडोज़ डाउनलोड की है पीछे, उसकी आपने फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। इधर से आप विंडोज़ की फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और इधर मैं विंडोज़ में चला जाता हूँ। जो आपने डाउनलोड की होगी फाइल वो आपके पास इस तरह विंडोज़ की शक्ल में पड़ी होगी, इसका नाम होगा windows.iso। जो आपने पीछे फाइल एक्सटेंशन सेलेक्ट की थी वो ISO थी, तो इसलिए इधर से विंडोज़ को सिलेक्ट करेंगे आप और आपको मज़ीद ऑप्शन ये दे देगा प्रोग्राम। इसमें से कोई ऑप्शन आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन आपको इधर देखना पड़ेगा, वो ये है कि GPT और MBR। ये बेसिकली डिस्क की टाइप होती हैं, आपकी हार्ड ड्राइव जो होती है ना, उसमें जो पार्टीशन सिस्टम होता है, जो डिस्क बनी होती है उसकी टाइप्स होती हैं। तो ये हर सिस्टम की, हर हार्ड ड्राइव की डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट हो सकती है, किसी की MBR होगी, किसी की GPT होगी। तो बेसिकली अगर आपका लैपटॉप न्यू है तो मोस्ट प्रॉबली आपकी GPT हार्ड ड्राइव की टाइप होगी। अगर आपका सिस्टम ओल्ड है, अगर ये आपका लैपटॉप ओल्ड है तो उसकी टाइप MBR में होगी, आपको नज़र आएगी। तो इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी टाइप MBR है या GPT है? तो इसको देखने के दो तरीके हैं, इधर हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम इधर जो नीचे स्टार्ट का बटन है इसको प्रेस करेंगे, ये जो विंडोज़ का बटन है नीचे आइकॉन है, इसे विंडोज़ का आइकॉन कहते हैं, और इससे प्रेस करेंगे CMD सर्च करेंगे, आपको कमांड प्रॉम्प्ट नज़र आ जाएगा। इधर आपने क्लिक करना है और आपके पास एक ब्लैक सी विंडो ओपन हो जाएगी। इधर आपने टाइप करना है डिस्क पार्ट और आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इधर आपने टाइप करना है लिस्ट डिस्क। अगर आप लिस्ट डिस्क टाइप करेंगे तो आपके पास सारी जो आपके हार्ड ड्राइव्स आपके इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है वो सारी शो हो जाएंगी। तो इधर मैंने 2 हार्ड ड्राइव्स कनेक्ट की हुई हैं और तीसरी ये मेरी USB है। इधर हमें GPT का ऑप्शन मिल रहा है। अगर GPT के ऑप्शन में ये आपका छोटा सा निशान लगा हुआ है तो इसका मतलब है आपकी डिस्क की टाइप GPT है, तो आपने फिर इधर GPT सेलेक्ट करना है। और अगर आपका GPT का निशान नहीं लगा हुआ, यानी कि खाली है, मेरी USB GPT टाइप है और जो दोनों हार्ड ड्राइव्स हैं वो MBR टाइप्स हैं, तो मैंने विंडोज़ किस में इंस्टॉल करनी है, हार्ड ड्राइव में, USB को इस्तेमाल करते हुए। तो ये हार्ड ड्राइव इधर निशान नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है ये टाइप MBR है। तो MBR मैं इधर से सिलेक्ट करूँगा अपने कंप्यूटर के लिए, तो इधर से स्टार्ट कर देंगे। इसका एक दूसरा तरीका भी है जिसमें आपको कुछ टाइप नहीं करना पड़ेगा। इधर आप स्टार्ट में जाएंगे, हार्ड डिस्क पार्टीशन आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे।
इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपकी सारी जो हार्ड ड्राइव्स आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। तो जिस हार्ड ड्राइव में मैंने विंडोज़ इंस्टॉल करनी है वो पहली है या दूसरी, ये आपको पता होना चाहिए। आपकी आमतौर पे एक ही हार्ड ड्राइव शो हो रही होगी। तो इसकी मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टीज़ में चला जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इधर आप वॉल्यूम पे जाएंगे, ऊपर टैब में आप वॉल्यूम पे जाएंगे। इधर आपको पार्टीशन स्टाइल के आगे मिल रहा होगा मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये यानी कि इसका स्टाइल जो है पार्टीशन स्टाइल वो MBR है। तो जैसे कि मैंने आपको दूसरे तरीके से भी बताया, उधर से भी मुझे पता लगा कि मेरी डिस्क का टाइप हार्ड डिस्क की टाइप वो MBR है, और इधर से भी पता लग गया कि MBR ही है। तो आपने ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, तो ये आपने याद रखना है सिलेक्ट करते हुए। अगर आप ये सही सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका विंडोज़ आपकी इंस्टॉल नहीं होगी, एरर देगी। तो आपकी विंडोज़ इंस्टॉलेशन शुरू ही नहीं होगी, उधर आपको एरर मैसेज आ जाएगा कि आपकी विंडोज़ इंस्टॉल नहीं हो सकती इस पार्टीशन में। तो क्योंकि आपकी डिस्क आपको पूरा एरर लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आपकी डिस्क टाइप GPT है, तो आपने MBR में बूट किया है, तो इसलिए आपकी ये विंडोज़ इंस्टॉल नहीं हो सकती। तो इसके बाद आप स्टार्ट कर देंगे इधर से। जब ये आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी USB में जो भी डाटा ये फॉर्मेट कर देगी। तो मेक श्योर के कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं बढ़ा हुआ आपकी USB में। उसके बाद इसको हम ओके कर देंगे और ये हमारी पार्ट जो बूटेबल USB है ये बनना शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन आपने कैंसिल नहीं करना, आपने इंतज़ार करना जब ये एंड तक चला जाएगा। उसके बाद आपने इधर से क्लोज़ कर देना। इसको क्लोज़ करने के बाद आपका इधर से ये आपने फिर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, कंप्यूटर को शट डाउन कर देना। इधर आपका ये काम सॉफ्टवेयर वाला ख़त्म हो गया। USB आपकी बूटेबल बन गई है। आपकी USB अब इस्तेमाल हो सकती है कोई भी विंडोज़ किसी भी सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए जिसकी डिस्क टाइप आपकी MBR होगी। तो जब आप सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे उसके बाद थोड़ा सा हर सिस्टम के लिए डिफरेंट प्रोसेस होगा। बिल्कुल आपका स्टार्टिंग में थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो तकरीबन काफ़ी सिस्टम्स के लिए सेम होता है। जब आप सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे उधर आपका लोगो शो हो रहा होता है। यहाँ IBM का आपका सिस्टम IBM शो हो रहा है, डेल का सिस्टम है डेल शो हो रहा है। जो यानी कि जो भी आपके मदरबोर्ड का मैन्युफैक्चरर है, जो भी आप जिसने आपका मदरबोर्ड डिज़ाइन किया, उधर आपका वो लोगो शो हो रहा होता है। जब वो आपका लोगो शो हो रहा होगा तो आपने F12, ये आपका डिफरेंट है। इधर F12 जो आपकी कीबोर्ड पे सबसे ऊपरी स्टैंडर्ड बटन्स की F1 से लेके F12 तक, उनमें से आपने F12 ट्राई करना है तो आपका बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा। या फिर आपने F11 भी ट्राई कर सकते हैं। डेल के सिस्टम्स का मोस्टली F8 होता है और ये वेरी कर सकता है। आपने ऊपर से सारी कीज़ चेक कर लेनी है। F1, F2, F8, F12 ये कीज़ आपकी हो सकती हैं। इनमें से कोई भी की आपकी हो सकती है। जब आप ये की प्रेस करेंगे तो अगर आपका बूटेबल मेन्यू ओपन हो गया तो आपको इस तरह का कुछ शो होगा कि प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD और DVD। ये आपको इधर USB नहीं कहेगा, ये CD और DVD ही कहेगा। तो अगर आपका ये शो हो रहा है तो आपने कोई भी की प्रेस कर देनी है। जब आप कोई भी की प्रेस करेंगे विंडोज़ इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में चली जाएगी, यानी कि प्रोसेस अभी शुरू होगा। आपको आगे भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपकी थोड़ी देर का लोडिंग होगी। जब लोडिंग होने के बाद आपको इस तरह की विंडो शो होगी। आपने थोड़ी देर इंतज़ार करना है, इस तरह की विंडो आपको शो होगी। इधर से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जो कि मोस्टली इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। उर्दू आप यूज़ करने लगें तो वो आपको सही तरह से पढ़ा भी नहीं जाएगा, तो इसीलिए इंग्लिश ही यूज़ करें। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन होगा। आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना। इधर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे से फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। आगे फिर आपकी प्रोडक्ट की पूछेगा जो विंडो की एक्टिवेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं। प्रोडक्ट की
इसके लिए आपके पास, चूंकि आपने विंडोज़ बाय नहीं की, खरीदी नहीं है, तो आपके पास कोई एक्टिवेशन की नहीं होगी फिल वक्त। तो आपने इधर से आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक कर देना ताकि आप अपना प्रोसेस जारी रख सकें। तो उसके बाद आपका दो ऑप्शन आएंगे, अपग्रेड करनी है विंडो या कस्टम इंस्टॉल करनी है। ये प्रोसेस अगर किसी को लंबा लग रहा है तो इसकी टेंशन ना लें, ये आपको स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, और बाद में अगर किसी ने पूछना हुआ तो बाद में भी पूछ सकता है। तो आपने फिर इधर से अपग्रेड नहीं करनी। अगर आपका कोई सिस्टम का छोटा मोटा मसला है कि आपकी विंडोज़ रन नहीं हो रही या कोई भी फाइल वगैरह करप्ट हो गई है, तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, जो आपकी फ़ाइल को रिस्टोर वगैरह कर देगा। या आपकी विंडोज़ पुरानी है तो आपने नई विंडो डाउनलोड की है तो अपग्रेड करना चाह रहे हैं, इधर से अपग्रेड हो जाएगी ऊपर वाले ऑप्शन से। पर इधर हमने विंडोज़ अपग्रेड नहीं करनी, इंस्टॉल करनी है। तो इंस्टॉल करने के लिए हम कस्टम पे क्लिक करेंगे, इधर कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। इधर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी सारी ड्राइव्स शो हो जाएंगी। इधर एक ही ड्राइव शो हो रही है, तो आपको इधर आपने जितनी भी लोकल डिस्क बनाई होंगी, जो आप माई कंप्यूटर अगर ओपन करें तो उधर आपको सी भी शो हो रहा है या डी शो हो रहा है। आप ओपन करके दिखा देता हूँ। ये डेस्कटॉप पे जाएंगे आप, इधर आप माई कंप्यूटर ओपन करें तो इधर आपको सी शो हो रहा है या डी शो हो रहा है, या जितनी भी आपने पार्टीशंस बनाई हुई हैं या पहले से बनी हुई हैं वो आपको सारी इधर शो होंगी। तो इधर जिसमें आपने विंडोज़ इंस्टॉल करनी है उस पार्टीशन को आपने सेलेक्ट करना है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपने विंडोज़ सी में इंस्टॉल करनी है या डी में इंस्टॉल करनी है, तो उसकी मेमोरी कितनी है, क्योंकि इधर आपका सी या डी नहीं लिखा होगा, इधर सिर्फ आपको मेमोरी से पता लगेगा कि आपने किस में विंडोज़ इंस्टॉल करनी है। इधर आप ये सिलेक्ट करेंगे पार्टीशन, उसके बाद इधर नीचे कुछ ऑप्शन देगा आपको कि न्यू पार्टीशन, आप इधर से पार्टीशन भी बना सकते हैं। अगर आपने आपकी 200 जीबी की एक पार्टीशन है उसको 100 जीबी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इधर से अलग-अलग भी कर सकते हैं, जो कि हम इधर नहीं कर रहे। फिलहाल हम विंडोज़ ही इंस्टॉल करेंगे। इधर आपका ऑप्शन होगा फॉर्मेट का, आपने सबसे पहले उसको फॉर्मेट कर लेना है ड्राइव को। तो आप अगर विंडोज़ सी में इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो याद रखिएगा कि इधर से आपका सारा डाटा सी में से ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपने पहले से मेक श्योर कर लेना है कि सी में आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डाटा ना पड़ा हो, या उसको जिस भी ड्राइव में आप विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें कोई भी इम्पोर्टेंट डाटा ना पड़ा हो, उसको आप क्योंकि फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट किए बगैर भी आप विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी दो विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएंगी। एक विंडोज़, अगर विंडोज़ 10 आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो पहले भी आपके कंप्यूटर पे 10 ही पड़ी थी, तो उसका एक फ़ोल्डर बस बन जाएगा विंडोज़ डॉट ओल्ड के नाम से। आपकी दो विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होंगी, एक ही विंडोज़ इंस्टॉल होगी। तो आप, अच्छा है कि उसको फॉर्मेट कर लें उस ड्राइव को, ताकि न्यूली आपकी विंडो सारी फाइल्स क्रिएट हो जाएं। उसके बाद जब आप फॉर्मेट कर देंगे तो ये आपकी विंडोज़ इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये इंस्टॉलेशन कितना टाइम लेगी ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर पे। अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर अच्छा है, थोड़ा मॉडर्न है, तो आपकी विंडोज़ इंस्टॉलेशन कोई 10 से 15 मिनट में हो जाएगी, 5-10 मिनट में भी हो सकती है। उसके बाद इस इंस्टॉलेशन के बाद आपको कुछ स्टेप्स आप शो करेंगे, जो जिधर आपको अपना नाम लिखना होगा, जिसे बेसिकली आप नेक्स्ट कर देंगे। नाम लिख के पासवर्ड रखना है तो पासवर्ड लिख देंगे आप। वो वैसी चीज़ें आपको पूछेगा, इससे आगे आपको कुछ भी टेक्निकल नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको बस अपना नाम लिखना है, पासवर्ड देना है जो आपने कंप्यूटर को पासवर्ड रखना है, और अगर पासवर्ड नहीं देना तो वो जगह आपने खाली छोड़ देनी है। तो इससे आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद हम आगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में हम इधर आज ऑफिस इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए क्योंकि मेरे कंप्यूटर पे ऑफिस पहले से इंस्टॉल है, तो मैं एक दूसरा कंप्यूटर इस्तेमाल करूँगा इसको इंस्टॉल करने के लिए जिस पे ऑफिस इंस्टॉल नहीं हुई, ताकि मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा सकूँ। ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए आपको शायद
पहले से डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़े ऑफिस को, वो हम आपको बाद में लिंक सेंड कर देंगे या बता देंगे कि आपने किस साइट से डाउनलोड करनी है, क्योंकि ऑफिस फ़िलहाल फ्री नहीं है, आपको बाय करनी पड़ती है। तो फ्री हम बता देंगे कहाँ से आपको मिलेगी। जो मैं इधर ऑफिस विंडोज़ ऑफिस इंस्टॉल करूँगा वो मेरे पास 2013 वर्जन पड़ा हुआ है, वो इंस्टॉल करूँगा। आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, 2014 भी 16 है इसके बाद, और इससे पुराना मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। 2007 पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप 2013 या इससे ऊपर वाला ही इस्तेमाल करें। तो ऑफिस जब आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपके ये इस तरह की कुछ फाइल्स आपको मिलेंगी। इधर आपका सेटअप होगा, किसी भी सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल करना है ना, उसका एक, या गेम को इंस्टॉल करना है या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, उसका आपको एक सेटअप मिल जाएगा इधर नीचे सबसे, या कहीं भी पड़ा होगा। इधर आपने सेटअप को ओपन करना है किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। इधर से आपको पूछेगा एडमिन राइट्स आपके, जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपकी ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है जो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने इधर से आप ये भी देख लेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर हम तकरीबन सेम ही तरीके से इंस्टॉल करते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे ना, सबका तरीका तकरीबन सेम ही होगा, कुछ एक दो स्टेप डिफरेंट हो सकता है लेकिन ज़्यादातर का तरीका सेम ही होगा। तो इधर से हम एक्सेप्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इधर आप, अगर आपने ऑफिस के कुछ कंपोनेंट्स हैं अलग से, जैसे वर्ड है उसको, उसमें हम डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टाइप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे पावर पॉइंट हमारे पास आ जाता है जिसमें ये स्लाइड्स मैंने क्रिएट की हुई थी जो भी आपको शो कर रहा था। और इस, अगर आपने कोई इनमें से एक इंस्टॉल करना है तो कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई एक इंस्टॉल नहीं करना, पूरी ऑफिस इंस्टॉल करनी है, तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे, तो आपकी विंडोज़ ऑफिस जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये आपका टाइम कितना लेगी ये भी आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है, आपकी हार्ड ड्राइव लगी हुई है या एसएसडी लगी हुई है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसके बाद आपकी ऑफिस, ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फिनिश का बटन आ जाएगा, तो आपकी ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगी। जब आपकी ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगी तो आपने वर्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कहाँ से करना है, वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो शायद आपको डेस्कटॉप पे आपके नज़र ना आए। उसके लिए आप दोबारा स्टार्ट पे जाएं, कोई भी चीज़ आपने कंप्यूटर में करनी है तो स्टार्ट पे आपने जाना है, ये स्टार्ट वाला बटन है, इस पर क्लिक करना है, तो ये ऑफिस आपकी इंस्टॉल हो गई होगी इधर। इसके बाद हम डाउनलोडिंग पे आ जाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं या उसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। जैसे कि मैंने ऑफिस इंस्टॉल करते हुए बताया था कि तकरीबन सारे सॉफ्टवेयर हैं ना, जो कोई भी एप्लीकेशन आपने जूम डाउनलोड किया है लैपटॉप पे या कोई और सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, तो तकरीबन सबका प्रोसेस सेम ही होता है। तो इधर से आपने सॉफ्टवेयर को, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना। मैं आपको आईडी इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। इधर से आपने इसको डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपने उधर गूगल पे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर लिखना है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो प्रोसेस मैंने पहले आपको बताया था। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपने ट्राई इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर फॉर फ्री करना है, और ये आपकी डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए आपका, अगर इसके बाद आपने अगर इधर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसे। आपने इसकी लोकेशन में जाना है कि ये कहाँ पे डाउनलोड हुआ है आपकी ड्राइव में, तो ये शो इन फोल्डर आप कर सकते हैं। तो इधर से आपको ये ऑफिस आईडीएम मिल जाएगा, आईडीएम का सेटअप।
इसको आपने ओपन करना है, डबल क्लिक करके ओपन करना है, या इंटर करके भी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रोसेस वही होगा सिंपल, आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और जो भी टर्म्स हैं उसके एक्सेप्ट करने हैं, उसके बगैर आपका नेक्स्ट का बटन वो ग्रे ही होगा, तो इसे एक्सेप्ट करना आपने टर्म्स को। उसके बाद आपसे पूछेगा, कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने लगेंगे वो आपसे पूछेगा कहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है, तो इधर से आप ब्राउज करके अपनी लोकेशन इसे बता सकते हैं कि मैंने सी में इंस्टॉल करना है, डी में इंस्टॉल करना है। आमतौर पे हम इस तरह के सॉफ्टवेयर सी में ही रखते हैं प्रोग्राम फाइल्स में। तो आगे नेक्स्ट कर देंगे आप, फिर नेक्स्ट कर देंगे और इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये आपका कोई भी सॉफ्टवेयर होगा आपका इसी तरह से इंस्टॉल होगा, और कोई भी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड भी करना होगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उधर से आपको मिल जाएगा वो सॉफ्टवेयर आसानी से। सो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। तो आगे आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अब हम आपका माइक अनम्यूट कर देते हैं, तो आपने कोई डिस्कशन करनी है या कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, बता दें। मेरा ख्याल है वैसे पे किसी को सवाल नहीं है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। अब हम करेंगे, उसके बाद हम एक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपना कोर्स, वो है यूनिटी का। ठीक है, मैं आपके साथ अपनी विंडो शेयर कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। जी सर। ये गेम है, ये गेम है जो जिस सर ने आपको भी अभी क्लास दी है, ये उन्होंने डेवलप की है यूनिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये इस तरह इनके उन्होंने सारी खुद डेवलप की है। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बारे में ये आपको बताना था कि हम इसके बाद यूनिटी का कोर्स भी करवा रहे हैं, जिसके अंदर हम गेम डेवलपमेंट सिखाएंगे कि आप कैसे गेम्स खेलते तो सभी होंगे, लेकिन मोस्टली कोई नहीं पता कि वो कैसे डेवलप होती हैं, कैसे। काम तो बड़ा कम्प्लेक्स लगता है कि बहुत कम्प्लेक्स है, पता नहीं क्या क्या कोडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन इतना कम्प्लेक्स नहीं है। तो सिंपल स्टेप्स हैं, जैसे अभी आपको स्टेप सिंपल करके हर चीज़ बताई है, इंशाल्लाह ऐसे वो भी आपको सिंपल करके बताएंगे। तो जो जो बच्चे इनरोल होना चाहते हैं या जो जो इस बात में इंटरेस्टेड है कि हमने गेम डेवलपमेंट सीखनी है, तो वो लोग मुझे मैसेज कर दें। तो इंशाल्लाह जब लास्ट क्लास होगी हमारी, उसके अंदर हम आपको अनाउंसमेंट कर देंगे कि इसकी प्राइस क्या होगी और ये किस तरह हमारा सारा सिस्टम चलेगा। ठीक है जी सर, बेहतर हो गया। जी। अब अगर किसी का कोई सवाल है किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो था जी। स्लाइड्स इंशाल्लाह सबको शेयर हो जाएंगी, स्लाइड वीडियो जो रिकॉर्ड हुई है ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आपको से कहते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन मिल जाएगा जो एक्टिवेट होगा, और उसके बाद आप सबको ना ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें बताई हैं हर चीज़ मिल जाएगी। हम आपसे लिंक शेयर कर देंगे, लेकिन ये होगा 1-2 दिन में। ठीक है, आपको हर चीज़ हर सारा का सारा डाटा मिल जाएगा। जी सर, ठीक एनीथिंग हो गया। एल्स? नो चलिए सर। ठीक है, फिर अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे कल की क्लास में मुलाकात होगी। होपफुली आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग कल अपनी प्रेजेंस को उसे मेक श्योर करेंगे, क्योंकि कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड है, वो इस बात के रिलेटेड है कि आपने पैसे कैसे कमाने हैं। आप जो पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर होगी, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे यूज़ करना है, और हम आपको अभी रास्ते दिखाएँगे कि आप कौन-कौन से रास्तों से क्या-क्या कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्लास के लिए स्टे ट्यून। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आप सबको, और इंशाल्लाह कल क्लास होगी 7:30 बजे, और 7:30 ही स्टार्ट होगी। आज 7 बजे हुई थी क्योंकि हमने थोड़ा अलाउंस रखा था कि फर्स्ट क्लास है, बच्चे इनके आ जाएँ आराम से। ठीक है? तो सबको अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप सबसे।